Good morning, everyone. Good morning to all of you. Welcome. In today's class or today's video, I am going to explain a very important motivational story that I gave you as a piece of homework, and you all have done it in a very good manner. So let's get started. इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज का जो टॉपिक है जिसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो शिव खेड़ा सर की किताब यू कैन विन से मैंने लिया है। लाइन फॉर लाइन ट्रांसलेशन ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी का मैं प्रत्येक लाइन अनुवाद करके आपको बताने जा रहा हूँ। कहानी है एकर्स ऑफ डायमंड। एकर्स ऑफ डायमंड, एकर्स ऑफ डायमंड यानी डायमंड जो एकर्स में फैले हुए हैं, यानी कहने वाला यह कहना चाहता है कि बहुत बड़ी मात्रा में डायमंड्स या डायमंड के छोटे 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 बहुत सारे टुकड़े जो एकर्स में फैले हुए हैं। एकड़ एक पैमाना है भूमि का जिसमें लगभग 27 कट्ठा समथिंग होता है। 27 कट्ठा समथिंग उसे हम एकड़ कहते हैं। यह किसके लिए इंपॉर्टेंट है? यह न्यूज़ एडिटोरियल नहीं है। यहाँ से आपको जीएस की कोई चीज़, जीके की कोई चीज़, करंट अफेयर की कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। यह उन लोगों के लिए मैं शुरू किया हूँ जो अंग्रेजी में बिगिनर्स हैं, जिनकी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, जो किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका हिंदी नहीं निकाल पाते, जो अपने आप को बहुत कमज़ोर मानते हैं, उनके लिए यह क्लास वरदान साबित होगा। लेकिन जो तेज हैं, जो पहले से ही अंग्रेजी से हिंदी कर ले रहे हैं, उनको यह देखने की ज़रूरत भी नहीं है। स्पष्ट बोलता हूँ मैं। अब ऐसा नहीं कि देखने के बाद आप कहें कि अरे ये क्या बता रहे हैं, ये सब तो मैं जानता हूँ। जी हाँ, आप जानते हैं तो यह आपके लिए नहीं है, लेकिन यह उनके लिए वरदान साबित होगा जो प्रयास कर रहे हैं बट अंग्रेजी में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देयर वॉज अ फार्मर इन अफ्रीका हु वॉज हैप्पी एंड कॉन्टेंट। अफ्रीका में, जब आप हिंदी बोल रहे हो और सेंटेंस में आपको मिल जाए स्थान और समय तो उसे पहले बोल लें। स्थान और समय को पहले बोल लें और तब सब्जेक्ट वर्ब इत्यादि को बोलें। अफ्रीका में एक किसान थे। अफ्रीका में एक किसान थे हु वॉज। अब यहाँ नियमतः कॉमा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हु जो है वह फार्मर के बाद लगता है, यहाँ अफ्रीका के बाद आया तो उसे ब्रेक करना पड़ेगा कॉमा दे करके। देयर वाज ए फार्मर इन अफ्रीका हु वाज हैप्पी एंड कंटेंट। अफ्रीका में एक किसान थे जो खुश थे, हैप्पी थे और कंटेंट थे, मतलब संतुष्ट थे। उनके अंदर कंटेनमेंट था, उनके अंदर संतोष था, इसलिए वे खुश थे। यही बात यहां बताई गई है। ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज कंटेंट। वे खुश क्यों थे? बिकॉज एक्सप्लेन करता है कि क्यों, तो बिकॉज यानी यही कारण था। तो ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज कंटेंट। वे हैप्पी क्यों थे? क्योंकि वे संतुष्ट थे। ही वॉज कंटेंट बिकॉज ही वॉज हैप्पी। और वे कंटेंट क्यों थे? क्योंकि वो हैप्पी थे। यहाँ लेखक हमें क्या सिखाना चाहते हैं? यहाँ एक आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें मिल रहा है कि अगर हमारे पास संतोष है, अगर हम संतुष्ट रहना जानते हैं तो खुशी हमें मिलेगी। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े धनवान हैं, लेकिन क्या वो खुश हैं? ये तो वही जानते हैं। भाग दौड़ का जीवन जी रहे हैं, रात में सोने के लिए नींद की गोली लेते हैं। अब नींद की गोली लेके आप सोते हो, आपको बिछावन पर जाने के बाद नींद नहीं आती हो, तो आप खुश कैसे हैं? लेकिन यह आदमी खुश है क्योंकि यह संतुष्ट है। संतुष्ट है इसलिए खुश है, खुश है इसलिए संतुष्ट है। यानी लेखक सिखाना चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच बहुत डीप रिलेशन होता है। ये एकदम जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं ये सभी, ये दोनों। वन डे a wise man came to him and told him about the glory of diamonds. एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति came to him, उनके पास, उस किसान के पास आया। मैं आपके यहाँ आऊं तो आप कहेंगे मेरे यहाँ, तो मेरे यहाँ का अंग्रेजी टू मी होगा, तुम्हारे यहाँ का अंग्रेजी टू यू होगा। ऐसे वाक्यों में न हियर की जरूरत होती है और न देयर की। टू प्लस ऑब्जेक्टिव केस यूज कर दीजिए, यहाँ का बोध हो जाएगा।
तो उसके यहाँ, उस किसान के यहाँ एक बुद्धिमान व्यक्ति आए एंड टोल्ड हिम, और उससे बताए क्या, अबाउट द ग्लोरी ऑफ डायमंड्स, क्या कि जानते हो डायमंड्स की बहुत ग्लोरी होती है, काफी गरिमा है इसकी, काफी शान है, यानी ये बहुत बड़ा वैभव है। क्या, तो डायमंड्स पाना, एंड द पावर दैट गोज अलोंग विद देम। इन्होंने कहा कि देखो अगर तुम्हारे पास डायमंड्स हो जाए ना, तो उनके साथ जो पावर लगी रहती है वो तुम्हारी हो जाएगी, यानी तुम पावरफुल बन सकते हो। द वाइज मैन सेड, वाइज मैन ने कहा, इफ यू हैड अ डायमंड द साइज ऑफ योर थंब, यदि आपके पास आपके थंब के आकार का, थंब के आकार का, आपके अंगूठे के आकार का डायमंड हो, यू कुड हैव योर ओन सिटी, तो आप अपनी पूरी सिटी, यानी जो शहर, जिस शहर में आप रहते हैं, एक अंगूठे मात्र के आकार का हीरा आपके लिए पूरे शहर को खरीद सकता है। इतनी उसमें इतना पावर है उसका, वो इतना महंगा होता है। इफ यू हैड, अब यहाँ पर हैड है, मैंने प्रेजेंट में अर्थ क्यों बोला, क्योंकि ये कल्पना सूचक है, कल्पना में लिखा गया है, यदि हो तो, इसलिए प्रेजेंट में मैं बोल रहा हूं। इफ यू हैड अ डायमंड द साइज ऑफ योर थंब, ये तो मैंने बता दिया। द साइज ऑफ योर फिस्ट, अच्छा अगला, यू कुड हैव, ये हो गया था। इफ यू हैव द डायमंड द साइज ऑफ योर फिस्ट, फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी, फिस्ट मीन्स मुट्ठी, यदि आपके मुट्ठी के बराबर, जितनी मुट्ठी में हम ले सकें, यदि आपके मुट्ठी के बराबर आपके पास डायमंड्स हो जाए, यू कुड प्रोबेबली ओन योर कंट्री, तो संभवतः आप अपने देश को प्राप्त कर सकते हैं, आपका देश हो सकता है। प्रोबेबली ओन, ओ डब्ल्यू एन, ओन, ओन मीन्स प्राप्त करना, ओन मीन्स अपना लेना, ओन मीन्स ग्रहण करना, तो ये पूरा कंट्री आपका हो सकता है। प्रोबेबली लगा दिया गया, यानी थोड़ा डाउट क्रिएट कर दिया गया। प्रोबेबली मीन्स होता है संभवतः, इसका सिनोनिम लाइकली होता है, लाइकली। प्रिज्यूमेबली होता है इसका सिनोनिम। एंड देन ही वेंट अवे, इतना बात कह करके वह व्यक्ति चला गया। अब उसे दिखा दिया कि देखो भाई डायमंड्स का ये वैल्यू है और ये पावर है, इसके साथ पावर ये जुड़ा हुआ है, इतनी बात बता करके वो आदमी चला गया। दैट नाइट द फार्मर कुडंट स्लीप, उस रात्रि वह किसान सो नहीं सका। He was unhappy and he was discontent, वह अनहैप्पी था, वह नाखुश था, और he was discontent, असंतुष्ट था। अब देखिए, हैप्पीनेस का रिलेशन कंटेनमेंट के साथ होता है। हैप्पीनेस इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, कंटेनमेंट इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। हैप्पीनेस का रिलेशन कंटेनमेंट के साथ, यानी हैप्पी है तो कंटेंट है, कंटेंट है तो क्या है, हैप्पी है। लेकिन जब वह डिसकंटेंट हो गया, जब वह असंतुष्ट हो गया, कंटेंट का एंटोनिम डिसकंटेंट, हैप्पी का एंटोनिम आप जानते ही हैं, कहाँ छूट गया, अनहैप्पी, यहाँ है। He was discontent and discontent because he was unhappy। अब दोनों चीजें इसके अंदर आ गई, वो उसके पास न खुशी थी और न उसके पास संतोष था, न संतोष था और न ही उसके पास खुशी थी। अब आगे, द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड अरेंजमेंट्स टू सेल ऑफ हिज फार्म, रात में सोया नहीं, बेचारे को नींद नहीं आई। अब कैसे नींद आएगी, धन लोलुपता उसके अंदर समा गई, बहुत बड़ा पावर प्राप्त करने को वह सोचने लगा, डायमंड्स एकत्रित करने को सोचने लगा। डायमंड्स पाने के प्रयास में उसे रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह ही मेड अरेंजमेंट्स, टू मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्था करना, टू मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्था करना। अगली सुबह वह व्यवस्था किया अपने फार्म को बेच देने का। सेल ऑफ मतलब बेच डालना, इसके लिए आप डिस्पोज ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। वह अपने फार्म को बेच देने के लिए व्यवस्था किया, और किसके लिए व्यवस्था किया, कॉमा लगा हुआ है, यानी व्यवस्था और किया है वो एक ठो, टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, ऐसे ही कैसे चला जाए कहीं, तो परिवार का देख रेख कैसे होगा, इसकी भी व्यवस्था किया। एंड वेंट इन सर्च ऑफ मतलब होता है कि तलाश में, और वह चला गया डायमंड्स के तलाश में। चलो डायमंड्स की तलाश करते हैं, मतलब ऐसा सोच करके वह घर से निकल गया। He looked all over अफ्रीका, पूरे अफ्रीका
को उसने देखा। अब यहाँ लिखना चाहिए लेखक को, ही लुक्ड फॉर डायमंड्स ऑल ओवर, ऐसे लिखना था, लेकिन अब मैं गलती नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है ही लुक्ड ऑल ओवर अफ्रीका, पूरे अफ्रीका को देखा, नहीं, ही लुक्ड डायमंड्स फॉर ऑल ओवर अफ्रीका, पूरे अफ्रीका में उसने डायमंड को खोजा। लुक के बाद फॉर लगा देंगे तो खोजने का काम करेगा, और सर्च फॉर भी खोजने का काम करता है। अफ्रीका भर में खोजा, कुडंट फाइंड एनी। एक और ग्रामर का रूल सीखा जाए, जब हम नॉट का प्रयोग करते हैं तब हम सम का प्रयोग नहीं कर सकते, हम एनी का, आई हैव नॉट सम पेन्स, आई हैव नॉट एनी पेन, या आई हैव नॉट एनी पेन्स। एनी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर प्लुरल दोनों हो सकता है, इस भ्रम में ना रहे। बहुत बच्चे इस भ्रम में आ जाते हैं कि एनी के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो उसे नहीं मिला, अफ्रीका भर में खोजा। ही लुक्ड ऑल थ्रू यूरोप, पूरे यूरोप भर में भ्रमण करके खोजा, लेकिन यूरोप में भी नहीं मिला। एंड कुडंट फाइंड एनी, नहीं मिला, नहीं मिल पाया। व्हेन ही गॉट टू स्पेन, यहां एक फ्रेज मिला आपको, गेट टू मतलब पहुंचना होता है, गेट टू मीन्स पहुंचना होता है। जब वह स्पेन पहुंचा, ही वॉज इमोशनली, फिजिकली एंड फिनेंशियली ब्रोक, वह टूट गया, अंदर से टूट गया एकदम। कैसे, किस किस तरीके से टूटा भाई? इमोशनली टूटा, वह इमोशनली टूटा। इमोशन का एडजेक्टिव बनाते हैं, देखिए शब्द है इमोशन, शब्द है इमोशन, इमोशन नाउन है, इसका अर्थ होता है भावना। इमोशन का हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो यह हो जाएगा इमोशनल, यह एडजेक्टिव हो जाएगा भावुक या भावनात्मक। इसका हम जब एडवर्ब बना देंगे तो यह हो जाएगा इमोशनली, भावुक हो करके या भावनात्मक ढंग से, यह हो गया एडवर्ब। तो वह इमोशनली, फिजिकली, फिजिक्स से बना है फिजिकली, शारीरिक तौर पर, फिनेंशियली, आर्थिक तौर पर, यानी वो मन से भी टूट गया, मन से, इमोशन से टूट गया मतलब मन से टूट गया, भीतर से टूट गया। फिजिकली, शारीरिक तौर पर टूट गया, एंड फिनेंशियली, आर्थिक तौर पर बेचारा टूट गया। ही गॉट सो डिसहर्टेंड दैट, वह इतना हतोत्साहित हो गया कि, यानी डिसहर्टेंड मतलब होता है डिस्करेज्ड, वह इतना हतोत्साहित हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट कर गया। वो डिसहर्टेंड मतलब फ्रस्ट्रेटेड, डिसहर्टेंड मतलब डिस्करेज्ड, इतना हतोत्साहित हो गया कि ही थ्रू हिमसेल्फ इनटू द बार्सिलोना रिवर, अपने आप को बार्सिलोना रिवर में डाला और सुसाइड कर लिया, यानी छलांग लगा दिया। थ्रू हिमसेल्फ लिखा है ना, जी हाँ, थ्रू हिमसेल्फ इनटू द बार्सिलोना रिवर एंड कमिटेड सुसाइड, अपने आप को उसमें डुबा दिया और हत्या अपनी कर ली, वो खुद की हत्या कर लिया। कमिट शब्द यहाँ आप देख रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। यह जो कमिट शब्द है इसका हिंदी मीनिंग होता है अंजाम देना और वचन देना। तो वचन देना ये तो गुड सेंस है, प्रॉमिस सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन यह अंजाम देना के अर्थ में जब आता है तब इसके बाद हमेशा नेगेटिव बातें आती हैं। जैसे इसके बाद सुसाइड का प्रयोग होता है, कमिट मिस्टेक होता है, कमिट क्राइम होता है, अपराध करना, अत्याचार करना, जुर्म करना, आत्महत्या करना, गलती करना, पाप करना, इस सब में ही करना का अंग्रेजी, अंजाम देना का अंग्रेजी कमिट होता है। तो कमिट वर्ब याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक होम, द पर्सन हु हैड बॉट हिज फार्म, अब बात उस व्यक्ति की आ गई जिसने उसके फार्म को खरीद लिया था। तो द पर्सन हु हैड बॉट हिज फार्म बैक होम, वह व्यक्ति उसके फार्म को खरीदने के बाद घर आया, वॉज वाटरिंग द कैमल्स, अपने कैमल्स को नहला रहा था। वाटर मतलब तो पानी पटाना होता है, सिंचाई करना होता है, लेकिन एनिमल को वाटरिंग कर रहा था मतलब उन्हें नहला रहा था। पानी पटाना के अर्थ में वाटर का सिनोनिम इरिगेट हो जाता है। द कैमल्स एट ए स्ट्रीम दैट रैन थ्रू द फार्म, अच्छा एक झरने में स्नान करा रहा था जो फार्म से कनेक्टेड था। दैट रैन थ्रू यानी फार्म, जो उसने फार्म लिया था उसके एक तरफ से बहती हुई वो झरना निकलती थी। अक्रॉस द स्ट्रीम द रेज ऑफ, अब अक्रॉस द स्ट्रीम यानी झरना यहां से कहीं कहीं से किसी पॉइंट से गिर रही है और दूसरे पार, अक्रॉस मतलब के उस पार, स्ट्रीम के उस पार, द रेज ऑफ द सन,
द रेज ऑफ द मॉर्निंग सन हीट ए स्टोन। अभी यहां से ये जो कहानी है इसका मोड़ आ रहा है। द रेज ऑफ द मॉर्निंग सन यानी सुबह के सूर्य की किरणें, हीट ए स्टोन एक पत्थर पर पड़ी, सुबह के सूर्य की किरणें एक पत्थर पर पड़ी, एंड मेड इट स्पार्कल, जब किरणें उस पत्थर पर पड़ी तो वह पत्थर चमक उठा, चिंगारी की तरह चमकना स्पार्कल होता है। लाइक रेनबो, और इंद्रधनुष की तरह वहां चमक दिखाई पड़ी, यानी बहुत सारे कलर, वैरिड कलर्स, वैरिड कलर का सिनोनिम ह्यू होता है। ह्यू मतलब ही रंग होता है, कलर मतलब ही रंग होता है। तो विभिन्न प्रकार के रंग उस पत्थर से, जिसे अभी पत्थर ही कहा जा रहा है, से निकले और उसे दिखाई पड़े। ही थॉट ही वुड लुक गुड ऑन द मैंटल पीस। उस आदमी ने सोचा कि इतना चमकने वाला पत्थर यहाँ क्या कर रहा है, इसे उठाओ और ले चलो, इसे उठाओ और ले चलो, और ले चल करके मेंटल पीस पर रख दो। मेंटल पीस ऐसे जो शब्द है मेंटल पीस, इसका प्रयोग जाड़े के दिन में हाथ वगैरह सेदने के लिए जो चीज यूज होती है आग रखने के लिए, वही मेंटल कहलाता है। और उसके ऊपर एक तख्त रख करके और उसने उस पर ले जाकर के रख दिया उस पत्थर को। ही पिक्ड अप द स्टोन एंड पुट इट इन द लिविंग रूम। अब कहाँ ले जाए, तो लिविंग रूम में जहां वो जगह बनाया गया था, नीचे आग, ऊपर एक स्टैंड था, तख्त वगैरह होगा, और उस पर ले जाकर के उसने रख दिया। तब क्या हुआ, उसी आफ्टरनून, दैट आफ्टरनून, द वाइज मैन केम एंड सॉ द स्टोन। वही वाइज मैन जिसने पहले फार्मर को कहा था कि अरे ये जो अगर तुम अंगूठे के बराबर अगर डायमंड पा लेते हो और मुट्ठी के बराबर पा लेते हो तो ये कर सकते हो, वही वाइज मैन फिर यहाँ आ रहा है। द वाइज मैन केम एंड सॉ द स्टोन स्पार्कलिंग। अरे ये तो स्पार्कल कर रहा है, उसने कहा कि ये तो चमक रहा है। ही आस्क्ड इज हफीज बैक। उसने पूछा क्या हफीज वापस आ गया। इज हफीज बैक, क्या हफीज वापस आ गया है। यानी जाने वाले का नाम हफीज था, जिसने अपने फार्म को बेचा, परिवार के लिए अरेंजमेंट करके गया, उसका नाम हफीज था। द न्यू ओनर सेड, न्यू ओनर ने कहा नो वाई डू यू आस्क, क्यों पूछ रहे हैं आप, क्यों पूछते हैं नहीं कहेंगे, क्यों पूछ रहे हैं आप, बात क्या है। तो कहता है द वाइज मैन सेड, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने, उस चालाक व्यक्ति ने कहा बिकॉज दैट इज अ डायमंड, आई रिकॉग्नाइज दैट इज अ डायमंड, इंडिकेट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, बता रहा है कि वो जो दिख रहा है ना वो डायमंड है। आई रिकॉग्नाइज वन व्हेन आई सी वन, जैसे ही मैंने इसे देखा मैं पहचान लिया। मैं जब डायमंड को देखता हूं तो उसे पहचान लेता हूं, और ये डायमंड ही है। द मैन सेड, व्यक्ति ने कहा नो दैट्स जस्ट ए स्टोन आई पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीम। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक पत्थर है जिसे मैंने स्ट्रीम से उठा लाया। यह एक पत्थर है जिसे मैंने, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए बट रिलेटिव प्रोनाउन का ओमिशन हुआ है, यहाँ छोड़ दिया गया है। ऐसा रूल है प्रोनाउन के अंतर्गत कि हम रिलेटिव प्रोनाउन को गायब कर सकते हैं, वही यहाँ गायब है। कम आइल शो यू, आइल आई विल है यह, इसे हम आइल पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश में। कम आइए, आइल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा। कहा कि ये तो पत्थर है, चलिए दिखाता हूं आपको। दे आर मेनी मोर, एक, वहां तो अनेक हैं। मेनी मोर है, मैं तो एक लाया हूं यहाँ की, बहुत चमक रहा था, ले चलो। वहां तो मेनी मोर हैं। अब देखिए मेनी भी लगा और मेनी का कंपैरेटिव डिग्री मोर भी लगा। मेनी मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट, तो कंपैरेटिव डिग्री क्यों, जोरदार बनाने के लिए मेनी और मोर एक साथ यूज होता है, मच और मोर भी एक साथ यूज होता है। दे वेंट एंड पिक्ड सम सैंपल्स। अब चूंकि ये डाउट में थे इसलिए वे लोग वहां गए और कुछ वहां से सैंपल के तौर पर उठा लिए, नमूना के तौर पर उठा लिए। स्पेसिमेन, सैंपल के बदले आप यूज कर सकते हैं स्पेसिमेन, नमूना। एंड सेंट देम फॉर एनालिसिस, यहाँ एनालिसिस से भी अच्छा शब्द होता एग्जामिनेशन। वे लोग उठाए और उसे एनालिसिस के लिए, विश्लेषण के लिए भेज दिए, यानी जांच के लिए भेज दिए। श्योर एनफ द स्टोन वर डायमंड, तो जब यहां वर है तो स्टोन्स होगा। द स्टोन्स वर डायमंड, दे फाउंड दैट द फार्म वाज इंडीड कवर्ड विथ एकर्स एंड एकर्स ऑफ डायमंड्स। अच्छा,
उन लोगों ने कहा कि अरे ये तो वास्तव में सोना है, मतलब जांच के बाद ये बात आई कि ये तो सोना, आई एम सॉरी, हीरा ही है, डायमंड है। द स्टोन्स वर डायमंड। दे फाउंड दैट द फार्म वॉज इंडीड कवर्ड विथ एकर्स एंड एकर्स ऑफ डायमंड्स। उन लोगों ने कहा कि भाई जिसका फार्म था, मन में आया होगा, वो छोटे से हीरे के लिए कहां कहां भटकने गया और उसी के खेत में इतने सारे हीरे पड़े हुए हैं। यहां से एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है, बाद में बताऊंगा आपको। दे फाउंड दैट, उन लोगों ने पाया कि द फार्म वॉज इंडीड, इंडीड मतलब वास्तव में, इसके बदले आप इन फैक्ट का यूज भी कर सकते हैं। इन फैक्ट द फार्म वॉज इंडीड या इन फैक्ट कवर्ड विथ एकर्स एंड एकर्स ऑफ डायमंड्स, यानी जो भी वहां जमीन का टुकड़ा था, चाहे वो 27 कट्ठा हो या इससे ज्यादा हो, वो तो डायमंड से भरा हुआ है। वहां तो कितने टुकड़े पड़े हुए हैं। कवर्ड विथ से ढका हुआ, से भरा हुआ। व्हेन पीपल डोंट नो हाउ टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी, अब यही लेसन है, यही सीख है इस कहानी का, कि जब हम नहीं जानते हैं कि अवसर को पहचाने कैसे। हमारे जीवन में अवसर तो आते हैं, लेकिन हम उस अवसर को पहचानते नहीं हैं, और जब हम इसे नहीं जानते हैं पहचानना, दे कंप्लेन ऑफ नॉइज व्हेन इट नॉक्स, जब अपॉर्चुनिटी उनके दरवाजे पर दस्तक देती है, जब उनके दरवाजे को खटखटाती है, जब मौका उनके घर चल करके आता है, तब उन्हें वो शोरगुल लगता है, नॉइज लगता है, वो खटखटाहट उन्हें नॉइज लगती है, यानी उनका नसीब खराब होता है। नहीं फील कर पाते हैं कि ये जो हमारे सामने आया वो तो अपॉर्चुनिटी है, इसका यूटिलाइज कर लो, इसे टैप कर लो। यूटिलाइज का साइन और टैप होता है, इसे टैप कर लो। उन्हें लगता है कि अननेसेसरी शोर हो रहा है। यानी इस कहानी से हमें यह सीख मिल रही है कि हमें अपॉर्चुनिटी को परखना चाहिए, और जब जीवन में अपॉर्चुनिटी आए तो उसे यूटिलाइज कर लेना चाहिए, और यदि हमने कर लिया तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और यूटिलाइज नहीं किए तो हमेशा दूसरों पर ब्लेम करते रहते हैं। यही इस कहानी की सीख है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी बहुत सारी कहानियां इसी चैनल पर मैं लाने वाला हूं जो आगे आपको मिलने वाली हैं। ओके, थैंक यू सो मच।